हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। बच्चों, आज के इस वीडियोज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं मंथली असेसमेंट दिसंबर का क्लास 6 का आ चुका है। और आज जो आप देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन आप मिला लीजिएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चों कि मेरे पास जो भी PDF आप लोगों का आया था वो काफ़ी धुंधला था और PDF अच्छा नहीं था, इसलिए मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इसलिए सभी सवालों को मैंने हैंड राइटिंग से लिख दिया है अपने पेज पे और सभी का आंसर लिख दिए हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप मिला सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन है हिंदी का। ठीक है बच्चों, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये मंथली दिसंबर माह का ये मंथली असेसमेंट है। पूरा सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। आपका हिंदी है, सामाजिक विज्ञान है, गणित है और संस्कृत है। टोटल सॉल्यूशन आपको इसी वीडियोज़ में दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला सवाल है, हिंदी से है। जल्दी जल्दी आपको बताते हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा। यहाँ जो आपको हैंड राइटिंग नोट्स आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग भी अपना नोट्स तैयार करना है। ठीक है, तो ये हैंड राइटिंग नोट्स भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा कि आप किस तरह से अपना असाइनमेंट तैयार करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखिए, सबसे पहला सवाल है इसमें, धोनी के सामने किस बात की दुविधा खड़ी हुई थी। धोनी के सामने किस बात की दुविधा खड़ी हुई थी। तो बच्चों, इसका आंसर में आपको लिखना था। ऑप्शन है वहां पर, आप देख पा रहे हैं। आपके पास अगर क्वेश्चन होगा तो आप देख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन नहीं है तो जैसे मैंने बताया आप वैसे नोट करके आप स्कूल में डायरेक्ट जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो धोनी के पास किस बात की दुविधा थी। तो परीक्षा के दौरान क्रिकेट खेले या ना खेले, इस बात की दुविधा धोनी के सामने थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है बच्चों हमारा कि दुविधा का क्या अर्थ होता है। तो दुविधा का अर्थ होता है, ऑप्शन के द्वारा वहां से छांटना था, तो अर्थ होता है असमंजस। दुविधा का क्या अर्थ होता है, असमंजस होता है। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों एक बात और आपसे हम कह देते हैं कि यदि आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, यदि बढ़िया है, आपके पास PDF है, ओरिजिनल PDF है, तो आप हमें दिए गए नंबर पे हमें भेज दीजिए। ठीक है, दिए गए नंबर पे हमें भेज दीजिए, इससे हमें हेल्प मिलती है। ठीक है, मेरे पास जो क्वेश्चन आया बच्चों वो काफ़ी धुंधला था, इसलिए हमने हैंड राइटिंग कर दिया ताकि आप लोगों को समझाने में दिक्कत ना हो। देखिए, तीसरा नंबर सवाल में आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग बताना है। ठीक है, भाषा क्या है, तो भाषा स्त्रीलिंग है। रक्त क्या है, रक्त पुल्लिंग है। क्षमता क्या है, क्षमता स्त्रीलिंग है। और जीवन क्या है, जीवन पुल्लिंग है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आप देखिए, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, तो आपको क्या करना है कि वीडियोज़ रोक रोक कर आप अपने नोट कर सकते हैं या फिर उसको स्लो मोशन में कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, धोनी का भारतीय सेना में शामिल होने का सपना कब और कैसे पूरा हुआ। तो बच्चों, इसके जवाब में आपको क्या लिखना है। देखिए, इसके जवाब में आपको लिखना है कि धोनी का भारतीय सेना में शामिल होने का बचपन का सपना उस समय पूरा हुआ जब भारतीय सेना ने उनके सर्वश्रेष्ठ खेल भावना को देखते हुए सन 2011 ईस्वी में उन्हें मानक लेफ्टिनेंट कर्नल का पद प्रदान किया। इस प्रकार उनका सपना क्या हुआ, पूरा हुआ। तो ये पूरा आंसर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इसे हूबहू नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। बच्चों, हमारा अगला सवाल है कि धोनी में एक अच्छे कप्तान के कौन से गुण हैं। धोनी में एक अच्छे कप्तान के कौन से गुण हैं आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं। धोनी में एक अच्छे कप्तान के कौन से गुण हैं। तो इसके आंसर में बच्चों आपको यहाँ पे लिखना है कि धोनी टीम को साथ लेकर चलते हैं, अपने साथी खिलाड़ी की पूरी क्षमता का उपयोग करने का कला उन्हें मालूम है, वे हमेशा खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया करते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आपको वहाँ पे लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अपने अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल है बच्चों हमारा इंग्लिश से जुड़ा हुआ है। इंग्लिश में सबसे पहले आपको वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरना था 1 नंबर में। ठीक है, ऑप्शन से चुन करके भरना था। तो वहाँ पे बच्चों आपको कौन सा ऑप्शन भरना था, टॉलर भरना था। ठीक है, यहाँ पे आपको टॉलर भरना है। देखिए, हमने क्वेश्चन भी लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप नोट कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं भी है तो हूबहू आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है बच्चों हमारा, अगला सवाल जो है हमारा 2 नंबर सवाल देखिएगा, व्हाट डज ए चाइल्ड डू आउट ऑफ नर्वसनेस अकॉर्डिंग टू द पोएम एग्जाम स्ट्रेस। ठीक है, तो इसके आंसर में बच्चों आपको वहाँ से लिखना था, ही बाइट्स हिज नेल। जब बच्चे नर्वस होते हैं तो क्या करते हैं, अपने नाखूनों को चबाते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको आंसर लिखना था। गिव 1 वर्ड्स फॉर ग्रुप द गिवन वर्ड्स एंड मेक ए सेंटेंस इन इट योर ऑन्स। देखिए, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखना था आपको यहाँ पे, और उसी से आपको जो है वाक्य भी एक बनाना था। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, फीलिंग आवर शोइंग ग्रेट, यहाँ पे टी है। ठीक है ना, ग्रेट प्लेजर, तो इसका हो जाएगा क्या, हैप्पीनेस पहला में भर दीजिएगा। और इससे आपको एक सेंटेंस बनाना था। कौन सा सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, नीचे आपको लिखा गया है, सी इज ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड हैप्पीनेस। तो ये सेंटेंस हो गया आपका और वो वर्ड हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं।
बच्चों हमारा अगला सवाल है, चौथा नंबर सवाल देखिएगा। कंप्लीट दिस सेंटेंस फ्रॉम दिस पोयम एग्जाम स्ट्रेस। एग्जाम स्ट्रेस जो पोयम है बच्चों आपका, उससे जो है इन सेंटेंस को कंप्लीट करना था। यहाँ से यहाँ तक आपके क्वेश्चन में दिया गया है, बाकी फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद वहाँ पे एयर है, फिर स्पेयर है, यानी आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो ये जो हमने लाइन खींचा है बच्चों, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसी में आपको भरना है क्लासरूम आई कैन टच फियर इन द एयर। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ वाले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरा गया है, होप माई पेरेंट्स माई लाइफ दे विल। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को इस तरह से भर लेना है, यानी 4 नंबर में आपको आपको दिया गया था, 2 सवाल था, वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स था, पोयम से था। ठीक है ना, तो आप अपने पोयम से भी भर सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो बुक से भी आप लिख सकते हैं मिला करके। हमने यहाँ पे लिख दिया है, आप यहाँ से नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है 5वां सवाल है हमारा। 5वें सवाल में आपसे क्वेश्चन पूछा था, व्हाट डिड मैरी डू इन द गार्डन टू द एंट। यहाँ पे बच्चों एंट है, यहाँ पे टी है। ठीक है ना, यहाँ पे एंट है अकॉर्डिंग टू द चैप्टर द टीनी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसके आंसर को देखेंगे बच्चों। आंसर में आपको लिखना है, मैरी ड्रॉपेड हर थिम्बल ओवर द लिटिल एंड फॉर फन। ठीक है, ये वाला आंसर आप लिख लेंगे अपने आंसर में। नेक्स्ट सवाल है बच्चों हमारा, व्हाट इज़ ए थिम्बल। तो ए मेटल और ए प्लास्टिक कैप विथ ए क्लोज्ड इंड वर्म, क्या है, वॉर्न है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द फिंगर एंड पुश द नीडल इन स्विंग। स्विंग है यहाँ पे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, लास्ट में SEWING स्विंग है। ठीक है, तो इस आंसर को आप नोट कर लेंगे अपने नोटबुक पे या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। चलिए अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है, गणित से लिया गया है। इनमें से कौन सा युग्म रेखा का उदाहरण है। इनमें से कौन सा युग्म जो है वो रेखा का उदाहरण है। तो बच्चों यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे, और बच्चों यहाँ पर दुविधा वाली ये बात है, जिनमें से 3 ऑप्शन बिल्कुल सही थे, 1 ऑप्शन गलत था। तो आपको यहाँ पर बताना था कौन सा उदाहरण है, तो बताना तो एक ही था, लेकिन वहाँ पर तीनों ऑप्शन सही हैं। तो आंसर में आप क्या करेंगे बच्चों, ये तीनों लिख देंगे, समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा और लंब रेखा। समझ में आ गया बच्चों क्या करना है। नेक्स्ट सवाल है बच्चों हमारा, दिए गए सम अष्टभुज में रेखा का कौन सा युग्म समांतर होगा। तो यहाँ पे एक फिगर दिया गया था, फिगर में से आपको बताना है OP और LM वाले ऑप्शन से आंसर दे देना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, समांतर रेखा की 2 विशेषताओं को आपको लिखना था। समांतर रेखा की 2 विशेषताओं को लिखना है। तो बच्चों इसमें आपको लिखना था, समांतर रेखा को बढ़ाने पर वे कटती नहीं है। बच्चों समांतर रेखा इस तरह से है, मान लीजिए इस तरह से जा रही है, तो ये कभी भी एक दूसरे को इस तरह से नहीं काटेगी। ठीक है, तो पहला हो गया। दूसरा है बच्चों हमारा, समांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी। तो ये जो समांतर रेखा है बच्चों, इसके बीच की दूरी कभी घटेगी बढ़ेगी नहीं, ये हमेशा समान रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 4 नंबर सवाल को देखिए। 4 नंबर सवाल में आपसे पूछा गया है कि अपने दैनिक जीवन से समांतर रेखा के 2 उदाहरण दिखिए। तो अपने दैनिक जीवन से समांतर रेखा के 2 उदाहरण में आप देखेंगे बच्चे, रेल की पटरी और रूलर का किनारा। तो रेल की पटरी को सबसे पहले बच्चों आप देखेंगे, तो रेल की पटरी जो है ना इस तरह से रहती है और कभी भी एक दूसरे से सटेगी नहीं। ठीक है, तो पहला उदाहरण हो गया। और रूलर जो आपका जो ये होता है, आपका इंच जो होता है, उसका देखिएगा, ये किनारा और ये किनारा कभी भी सटेगी नहीं। आप इधर से भी लाइन खींचिए, इधर से भी लाइन खींचिए, वो कभी आपस में सटेगी नहीं। ठीक है, तो आप दोनों आंसर को दे सकते हैं। 5वां नंबर सवाल है बच्चों हमारा, M और N 2 रेखा इस प्रकार खींचें कि वे एक दूसरे पर लंब समद्वि भाजक हो। तो देखिए आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर करके देख लीजिए। आपको यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले एक स्केल लीजिएगा, वहाँ से एक रेखा इस तरह से खींच लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपने M रेखा खींच लिया, यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु ले लीजिएगा इंच से। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिएगा, थोड़ा सा आधा, यहाँ पे मान लीजिए आधा है, तो आधा से थोड़ा बड़ा लीजिएगा, चाँप से, चाँप का प्रयोग कीजिएगा, और आधा से थोड़ा बड़ा लीजिएगा, मान लीजिए यहाँ से रख करके यहाँ से नाप लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा ले लीजिएगा। उसके बाद एक हवा में इधर काटिएगा, एक इस बिंदु से रख करके इधर काटिएगा, फिर उसी तरीके से एक बार यहाँ काटिएगा, फिर इंच रख करके इन दोनों इंच यहाँ से सीधा रखिएगा, यहाँ से एक लाइन खींचिएगा, तो ये बीच में कटेगा, ये बीच में कटेगा, बस यही हो गया आपका समद्वि विभाजक। ठीक है, तो इस तरह से आप जो मैंने फिगर बनाया है, इस तरह से आप अपना फिगर बना लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल विज्ञान से लिया गया है। विज्ञान का पहला सवाल है, देखिएगा, कौन सा विकल्प संघनन प्रक्रिया को दर्शाता है। वहाँ पे ऑप्शन वाले आंसर थे, तो आप वहाँ से ऑप्शन में चुनिएगा, सर्दियों में प्रातः काल में कोहरे का बनना। तो ये आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल था, कथन एवं कारणों के आधार पर सही विकल्प को चुने। तो वो क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा साफ भी दिख नहीं रहा था, और हो सकता है कि आपके पास जो क्वेश्चन होगा बिल्कुल सफ़ा होगा। तो वहाँ पर से आप ऑप्शन नंबर D को चुनिएगा। मैंने ऑप्शन लिख दिया है, ऑप्शन नंबर D को चुनिएगा। वहाँ पे लिखा है कथन गलत है एवं कारण सही है। इसका डायरेक्ट आंसर आप वहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर सवाल में आपसे पूछा गया है कि प्लास्टिक एवं प्लास्टिक से बने वस्तुओं का ज़्यादा उपयोग करने से कब समस्या उत्पन्न होती है। तो बच्चों इसके आंसर में आपको लिखना है, प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल
पदार्थ होता है ये आसानी से विघटित नहीं होता है, ठीक है, ये आसानी से विघटित नहीं होता है, जो प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न करता है। ये वातावरण में सैकड़ों वर्षों तक बना रहता है, जो वायु और जल की प्रदूषण का कारण बनता है। तो ये बिल्कुल सॉलिड आंसर है। आप इसको आराम से अपने कॉपी पे नोट करेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेंगे, कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये आपका सटीक आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो चलिए अपने अगले सवाल की ओर चलेंगे। हमारा अगला सवाल है अभावजन्य रोग किसे कहते हैं, परिभाषित करें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके आंसर में आपको लिखना है कभी कभी हमारे शरीर में एक या अधिक तत्वों का अभाव हो जाता है, ठीक है, जिससे उत्पन्न रोग को अभावजन्य रोग कहते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। आप इसे आराम से नोट कर लेंगे या फिर अपने नोटबुक पे उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, हमारा 5वां सवाल है कि जल चक्र का नामांकित चित्र बनाइए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था, इन दोनों में से सिर्फ एक सवाल का जवाब देना है। यदि आप फिगर नहीं बनाएंगे तो आपको आंसर लिखना है, यदि आप आंसर लिखते हैं तो फिगर नहीं बनाना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे फिगर काफ़ी आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे थोड़ा सा समुंदर के जैसा बना देना है, वहाँ से एक एरो खींचिए, वाष्पीकरण कीजिए, यहाँ से थोड़ा थोड़ा बूंद दिखा दीजिए कि उठ रहा है। उसके बाद क्या हुआ, बादल बन जाएगा, बादल से फिर एरो दिखा के संघनन कीजिए, संघनन करने के बाद वर्षा वाला बादल बनाइए, अब बूंदे नीचे गिरा दीजिए यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर एक सूरज का फोटो बना दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जल चक्र का फोटो बन के तैयार हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए आप, मैंने सफ़ा कर दिया है, आप देख पा रहे हैं। वीडियो रोक कर इस तरह से बस फिगर बना देना है, वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल सामाजिक विज्ञान से है। बच्चों एक बात आपसे कहेंगे, बच्चों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है आपके लिए वीडियोस बनाने में। तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए नेक्स्ट देते हैं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बच्चों हमारा जो अभी का जो सवाल है आप देख पा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर है। ये सवाल में आपसे पहला सवाल है, किस धर्म के अनुसार संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार कर्मफल भोगते हैं। तो वो कौन सा हो जाएगा, बौद्ध धर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, दूसरा नंबर सवाल देखिएगा, पृथ्वी के अंदर से गर्म मैग्मा चट्टानों के टुकड़े तथा अन्य पदार्थ तीव्र गति से निकलकर सतह पर पर्वत का रूप ले लेती है, ऐसी पर्वत को क्या कहते हैं। तो ऐसी पर्वत को कहते हैं ज्वालामुखी। क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। नेक्स्ट है, प्राकृतिक आपदा आने पर मुख्य रूप से बचाव कार्य या पीड़ित लोगों की सहायता करने में किसकी भूमिका अधिक होती है। तो लोगों की भूमिका अधिक होती है। ये सब ऑप्शन है, वहाँ पे आपको ऑप्शन में से आंसर लिखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल है, चौथा नंबर सवाल है, विधायिका के कार्यों को उदाहरण सहित बताइए। तो इसमें आंसर में आपको लिखना था, विधायिका जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनती है, सरकार के इस अंग के पास कानून बनाने की शक्ति होती है, राज्य हित में यह नीति बनाने का कार्य भी करती है। उदाहरण संसद और विधानसभा है इसका, ठीक है। तो इस आंसर को आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी पर, या फिर स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है, पर्वतों से अनेक लाभ होते हैं, उनमें से कोई 2 लाभ उदाहरण सहित बताइए। पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों होती है। पर्वतीय जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली उत्पादन के लिए भी किया जाता है। तो ये हो गया आपका, इसका आंसर आप इसे नोट कर सकते हैं। छठा नंबर सवाल है, जैन धर्म से संबंधित विचारों और मूल्यों को बताइए। तो जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत है हमारा जो है वो सत्य बोलना है, संपत्ति ना रखना है, चोरी ना करना है, ब्रह्मचार्य का पालन करना है। तो ये आपका 6 नंबर का आंसर हो गया बच्चों। बच्चों इसके बाद जो है हमारा टॉपिक है संस्कृत है। हमने संस्कृत का क्वेश्चन नहीं लिखा है, आंसर भले आपको हमने बता दिया है, आप आंसर नोट कर सकते हैं। यदि आपके पास क्वेश्चन है तो आप आंसर लिख लीजिए, और नहीं तो क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप अगर आपके पास क्वेश्चन अभी नहीं आया तो क्वेश्चन का जगह छोड़ दीजिए, नंबर दे दीजिए और आंसर लिख लीजिए, बाद में आप क्वेश्चन नोट कर लेंगे। तो पहला नंबर में बच्चों आपको लिखना है भावना, ये ऑप्शनल था। दूसरा में आपको लिखना है प्रथमा, तीसरा में लिखना है सरोवरे वर्तिका तरंती, ठीक है, और चौथा में आपको लिखना है अस्मिने वाक्य तत्र अव्ययपदम आस्ति, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके आंसर को नोट कर लेंगे। बच्चों उम्मीद है आपको आज का ये क्लास बिल्कुल पसंद आया होगा। क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर इससे ज़्यादा क्वालिटी वाले कंटेंट भी आपको मिलता रहता है, और आपके क्लास के सभी वीडियोज़ बनाया जाता है आपके सभी विषयों की, ठीक है। तो ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, घंटी के बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। चलिए मिलेंगे हम अपने अगले क्लास में। थैंक यू।